मगर गांव की सुबह सूरज की किरणों के साथ शुरू होती थी। उस दिन हवा में खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे काशीनाथ चिंतित खड़ा था। वो एक मेहनती बढ़ई था जिसके बनाए लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन धन की कमी उसकी जिंदगी पर साए की तरह थी। उसकी बेटी गीता अब जवान हो चुकी थी और उसकी शादी की चिंता काशीनाथ के दिल पर भारी थी। हाय, ये जिंदगी भी ना। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लकड़ी को तराशता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। और फिर गीता की शादी का खर्च भी कहाँ से लाऊंगा मैं? ये छोटा सा घर, ये पुरानी दुकान, सब कुछ तो जैसे नाम का है बस। क्या करूं भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी गांव का तेज तर्रार युवक भानु दौड़ता हुआ काशीनाथ के पास पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। काशी चाचा, आपने सुना क्या? हमारे गांव में एक बड़ा सौदागर आया है, रघुनंदन। कहते हैं वो कोई बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने वाला है। गांव के लोगों को काम देने की बात कर रहा है। ये सुनकर मेरा मन उछल रहा है। आपको भी तो कुछ करना चाहिए चाचा। आपके जैसे हुनरमंद इंसान को तो वो जरूर पसंद करेंगे। अरे भानु, तू तो हर बार कोई नई खबर लेकर आता ही है। ये सौदागर मेरे जैसे गरीब बढ़ई का क्या भला करेगा? मेरे पास तो बस मेरे हाथों का हुनर है, और वो भी क्या कोई इतना बड़ा खजाना है कि कोई अमीर सौदागर उसे देखकर रुक जाएगा? फिर मेरी गीता की शादी का खर्च भी तो जुटाना है। अरे चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बनाए खिलौने तो शहरों में बिकते हैं। लोग कहते हैं कि आपके हाथों में जादू है। वो लकड़ी का घोड़ा, वो नकाशीदार कुर्सियां, कौन नहीं खरीदना चाहेगा? बस आप उस सौदागर से एक बार मिल लीजिए। मैं कहता हूँ ये मौका आपके लिए किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। गीता की शादी का खर्च भी निकल जाएगा और शायद आपका नाम भी दूर दूर तक फैल जाए। ठीक है भानु, तू इतना जोश दिखा ही रहा है तो मैं मान लेता हूँ। आज शाम को मैं उस सौदागर से मिलने जाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ खास है नहीं, सिवाय मेरे बनाए कुछ खिलौनों और फर्नीचर के नमूने के अलावा। क्या वो इन्हें पसंद करेगा भी? चाचा, आपका हुनर ही आपका सबसे बड़ा खजाना है। बस उसे उस सौदागर के सामने ले जाइए। मैं कहता हूँ ना, वो देखते ही आपका दीवाना हो जाएगा। काशीनाथ ने भानु की बात को हल्के में लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा। उसका दिल कह रहा था कि शायद ये मौका गीता के भविष्य को संवार सकता है। उसने ठान लिया कि वो सौदागर से मिलेगा। ठीक है भानु, तू इतना कह ही रहा है तो मैं आज शाम को अपने कुछ बेहतरीन नमूने लेकर उस सौदागर से मिलने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ा डर भी है ना, अगर उसने मेरा काम को नकार दिया तो? फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। गीता के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाम को काशीनाथ अपने कुछ बेहतरीन नमूने लेकर गांव की सराय की ओर चल पड़ा, जहां रघुनंदन ठहरा था। सराय में पहुंचते ही उसे रघुनंदन का रौब देखकर थोड़ी झिझक हुई। रघुनंदन एक मोटा ताजा भारी आवाज वाला आदमी था, जिसके आसपास कई नौकर और गांव के कुछ लोग चक्कर काट रहे थे। हाँ, तुम कौन हो? इस वक्त मुझसे मिलने का क्या काम है? मैं व्यस्त आदमी हूँ, जल्दी बोलो। साहब, मेरा नाम काशीनाथ है। मैं इस गांव का एक साधारण सा बढ़ई हूँ। सुना है कि आप कोई बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए आए हैं। मैंने सोचा शायद मेरे हुनर से आपको कुछ फायदा हो सकता है। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाए कुछ खिलौने और फर्नीचर के नमूने। अगर आप इन्हें देख लें तो शायद आपको पसंद आए। रघुनंदन ने काशीनाथ के बनाए खिलौनों को गौर से देखा। एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा जिसके पहिए चलते थे और एक नक्काशीदार कुर्सी जिसकी बारीकी देखकर वो चकित रह गया। हाँ, अरे वाह काशीनाथ, ये तो कमाल का काम है।
इस तरह की बारीकी और कारीगरी मैंने शहरों में भी कम देखी है। तुम्हारा हुनर तो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं एक बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें लकड़ी के सामान की बहुत जरूरत होगी। अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। क्या कहते हो? साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं पूरी मेहनत और लगन से आपके लिए काम करूंगा। बस मेरी एक बेटी है गीता, उसकी शादी का खर्च जुटाना है। अगर आपकी कृपा रही तो शायद मैं उसका भविष्य संवार सकूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस आप ये मौका दे दीजिए। काशीनाथ का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो घर लौटा और गीता व अपनी पत्नी सावित्री को सारी बातें बताईं। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर आपका काम उस सौदागर को पसंद आया तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मैं तो कहती हूँ आप दिन रात मेहनत कीजिए। आपके हाथों में तो जादू है। वो सौदागर आपके काम को देखकर दंग रह जाएगा। काशी, मुझे ये रघुनंदन कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने गांव में सुना है कि वो बहुत चालाक और धूर्त आदमी है। कहीं वो तुम्हारे साथ कोई धोखा ना कर दे। तुमने उससे कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं? उसका वादा सुनकर इतना खुश मत हो। अरे सावित्री, तू हमेशा चिंता में डूबी रहती है। मुझे उस सौदागर पर पूरा भरोसा है। उसने मेरे काम की तारीफ की है और वादा किया है कि वो गीता की शादी में मदद करेगा। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर पूरा करेगा। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले दिन से काशीनाथ ने रघुनंदन के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता और उसके बनाए खिलौने व फर्नीचर रघुनंदन के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रघुनंदन का व्यवहार बदलने लगा। वो काशीनाथ को पूरी मजदूरी नहीं देता था और बहाने बनाकर उसे टाल देता था। साहब, आपने तो कहा था कि मुझे मेरे काम की अच्छी मजदूरी मिलेगी, लेकिन पिछले 2 महीने से आपने पूरा पैसा नहीं दिया। मेरी बेटी की शादी की बात भी आप भूल गए। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? काशीनाथ, तू इतनी जल्दी में क्यों है? व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। अभी मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन तेरा काम अच्छा है तो मैं तुझे बाद में सारा पैसा दे दूंगा। और तेरी बेटी की शादी, हाँ, वो तो मैं देख लूंगा। तू बस अपने काम पर ध्यान दे और मेरे भरोसे को बनाए रख। काशीनाथ को रघुनंदन की बातों में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मेहनत जारी रखी। इधर रघुनंदन की नजर गीता पर पड़ चुकी थी। एक दिन जब गीता अपने पिता के लिए खाना लेकर गोदाम पहुंची, रघुनंदन ने उसे रोक लिया। गीता, तू तो अपने पिता से भी ज्यादा हुनरमंद और खूबसूरत दिखती है। मैंने तो कई शहरों की लड़कियां देखी हैं, लेकिन तेरी जैसी सुंदर और समझदार लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। तू सचमुच इस गांव का रत्न है। साहब, मैं यहाँ अपने पिताजी के लिए खाना लेकर आई हूँ। आप मुझसे इस तरह की बातें ना करें। मेरे पिताजी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपको ये शोभा नहीं देता। अरे गुस्सा क्यों हो रही है गीता? मैं तो बस तारीफ कर रहा था। देख, तेरे पिता मेरे लिए काम करते हैं। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं उसे इतना पैसा दूंगा कि तेरा पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सोच ले, ये मौका बार बार नहीं आता। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पिताजी दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और आप मेरे साथ ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। मैं अपने पिताजी को सब बता दूंगी और गांव के मुखिया को भी। आप अपने रौब का गलत फायदा ना उठाएं। गीता गुस्से में खाना छोड़कर घर लौट गई। उसने सारी बातें अपनी माँ सावित्री को बताई। सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था काशी कि ये रघुनंदन ठीक आदमी नहीं है। अब देख उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी से ऐसी बातें करने की। ये तो सरासर बदतमीजी है।
तुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये सौदागर और आगे बढ़ जाएगा। मैं अभी उस सौदागर से बात करता हूँ। वो भूल गया है कि मैं एक पिता हूँ, कोई उसका गुलाम नहीं हूँ। मेरी बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। काशीनाथ गुस्से में रघुनंदन के पास पहुंचा। काशीनाथ तू तो छोटी मोटी बातों को दिल पर ले लेता है। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है यार? मैंने तो तेरी बेटी की तारीफ की थी, और हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसकी शादी में मदद करूंगा। तो तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बस बस अपने काम पर ध्यान दे। मजाक? ये मजाक नहीं है, बदतमीजी है साहब। मेरी मेहनत का पैसा पहले दे दो और मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुखिया? वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। तू मेरा काम में लगा रहे, नहीं तो मैं तेरा सारा हिसाब बिगाड़ दूंगा। तेरा वो छोटा सा घर और दुकान सब मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर तू और तेरा परिवार सड़क पर होंगे। सोच ले काशीनाथ। काशीनाथ निराश होकर घर लौट आया। उसने गीता और सावित्री को सारी बात बताई। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी, हम इस सौदागर के सामने नहीं झुकेंगे। वो भले ही अमीर हो, लेकिन हमारी इज्जत उससे कहीं बड़ी है। मैं खुद गांव के मुखिया से बात करूंगी। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए। बेटी, तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे डर है कि रघुनंदन कोई और चाल चल सकता है। फिर भी तू मुखिया जी से बात कर, शायद वो इस सौदागर को सबक सिखा दे। अगले दिन गीता गांव के मुखिया रामदास के पास पहुंची। रामदास एक नेक दिल और समझदार इंसान था, जिसे गांव वाले बहुत मानते थे। गीता ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। मुखिया जी, रघुनंदन ने मेरे पिताजी की मेहनत का पैसा रोका हुआ है। वो उन्हें 2 महीने से पूरा पैसा नहीं दे रहा है, और उसने मुझसे भी बदतमीजी की। ऐसी बातें बोली जो एक पिता की बेटी को सुनकर गुस्सा आ जाए। अब वो हमारे घर और दुकान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। कृपया हमारी मदद करें, नहीं तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गीता, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। रघुनंदन भले ही अमीर हो, लेकिन इस गांव का कानून उससे बड़ा है। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। तुम अपने पिताजी को कहना कि वो हिम्मत ना हारे। मैं अभी पंचायत बुलाता हूँ और रघुनंदन को जवाब देने के लिए बुलाता हूँ। रामदास ने गांव के कुछ सम्मानित लोगों को बुलाया और रघुनंदन को पंचायत में हाजिर होने का आदेश दिया। पंचायत में रघुनंदन ने शुरू में अपनी अमीरी का रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने उसे चुप करा दिया। रघुनंदन, तूने काशीनाथ की मेहनत का पैसा रोका, उसकी बेटी से बदतमीजी की, और अब उसे धमकी दे रहा है। ये गांव तेरा गुलाम नहीं है। सच बता, तूने काशीनाथ को कितना पैसा देना बाकी है? और ये बदतमीजी की हिम्मत तुझसे कैसे हुई? मुखिया जी, ये गलत फहमी है। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक ही किया था गीता से। और पैसा वो तो मैं जल्दी दे दूंगा। व्यापार में थोड़ा समय लगता है ना। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। जल्दी? 2 महीने से तुम मुझे लटका रहे हो साहब। मेरे बनाए सामान से तुमने हजारों की कमाई की है, लेकिन मुझे एक पाई भी पूरी नहीं दी। और मेरी बेटी से मजाक? ये मजाक नहीं, बेहुदगी है। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरी परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। पंचायत में मौजूद लोग काशीनाथ के पक्ष में बोलने लगे। रघुनंदन की सारी चालबाजी सबके सामने खुल गई। रामदास ने फैसला सुनाया। रघुनंदन, तुझे 7 दिनों के अंदर काशीनाथ का सारा बकाया पैसा देना होगा। साथ ही तुझे गांव के मंदिर में 100 गरीबों का भोजन भी करवाना होगा, ताकि तू अपने किए की सजा भोगे। और हाँ, अगर तूने फिर से गीता या किसी और के साथ बदतमीजी की, तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। और सुन, यह गांव अपनी इज्जत और मेहनत को बहुत मानता है। तूने जो किया उसका हिसाब तुझे देना ही होगा। रघुनंदन को अपनी हार माननी पड़ी। उसने काशीनाथ को सारा पैसा दे दिया और मंदिर में भोजन का आयोजन भी किया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग अभी भी जल रही थी। उसने अपने नौकर सूरज से कहा, सूरज,
इस पंचायत ने मुझे नीचा दिखाया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं काशीनाथ और उसकी बेटी को सबक सिखाना चाहता हूँ। तू कोई ऐसी तरकीब बता जिससे उनका घर और दुकान मेरे कब्जे में आ जाए। मैं उन्हें सड़क पर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए और समझे कि रघुनंदन से टकराने की कीमत क्या होती है। साहब, इसके लिए हमें बहुत चतुराई से काम लेना होगा। काशीनाथ का घर और दुकान पुराने हैं। अगर हम वहां आग लगवा दें तो लोग समझेंगे कि ये एक हादसा था। फिर आप उस जमीन को सस्ते में खरीद सकते हैं। ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। कोई शक भी नहीं करेगा और काशीनाथ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस हमें रात का इंतजार करना होगा जब गांव सो रहा हो। रघुनंदन को ये योजना पसंद आई। उसने सूरज को रात में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन सूरज की बातें गीता ने छिपकर सुन ली थी। वो तुरंत अपने पिता के पास गई और सारी बात बताई। पिताजी, रघुनंदन हमारे घर और दुकान में आग लगवाने की साजिश रच रहा है। मैंने अभी अभी उसकी और सूरज की बातें सुनी। वो चाहता है कि हमारा सब कुछ जलकर राख हो जाए ताकि हम सड़क पर आ जाए। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। पिताजी, मैं डर रही हूँ, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ये आदमी इतना नीचे गिरेगा, मुझे नहीं पता था। वो हमारा सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। उसने पहले मेरी मेहनत का पैसा रोका, मेरी बेटी से बदतमीजी की, और अब ये साजिश। हम अभी मुखिया जी के पास चलते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। गीता, तू चिंता मत कर, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। काशीनाथ और गीता रात में ही रामदास के पास पहुँचे। रामदास ने तुरंत गांव के कुछ युवकों को बुलाया और रघुनंदन के गोदाम के पास निगरानी रखने को कहा। उस रात जब सूरज आग लगाने पहुंचा, तो गांव के युवकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सब रघुनंदन साहब का आदेश था। मैं तो बस उनका नौकर हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि काशीनाथ के घर और दुकान पे आग लगा दो ताकि वो बर्बाद हो जाए। मैंने तो बस उनके कहने पर ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा मानी। मैं नहीं चाहता था कि किसी का नुकसान हो, लेकिन रघुनंदन साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। अगले दिन रामदास ने फिर से पंचायत बुलाई। इस बार रघुनंदन के खिलाफ साक्ष्य इतने पक्के थे कि वो कुछ बोल नहीं सका। पंचायत ने फैसला किया कि रघुनंदन को गांव छोड़कर जाना होगा और उसकी सारी संपत्ति गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। तूने इस गांव का भरोसा तोड़ा। तूने काशीनाथ और उसके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची। तूने न सिर्फ एक मेहनती इंसान की मेहनत का अपमान किया, बल्कि इस गांव की शांति और इज्जत को भी ठेस पहुंचाई है। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जा और दोबारा इस गांव में कदम ही मत रखना। ये गांव के लोगों का फैसला है। और सुन, अगर तूने फिर से कोई चालबाजी की तो इस बार तुझे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। रघुनंदन को गांव से निकाल दिया गया। काशीनाथ को उसका सारा बकाया पैसा मिल गया और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। गीता की शादी की तैयारियां शुरू हुई। उसी दौरान भानु ने काशीनाथ से बात की। चाचा, अगर आपको और गीता को कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं गीता को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी हिम्मत और उसकी समझदारी और उसका अपने परिवार के प्रति प्यार, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसे मैं हमेशा खुश रखूंगा और आपके परिवार का भी ख्याल रखूंगा। चाचा, मैं जानता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और मेरी नीयत सच्ची है। भानु, तूने हमेशा हमारा साथ दिया। जब रघुनंदन ने हमें परेशान किया, तूने हमारा हौसला बढ़ाया है। तू एक नेक और मेहनती लड़का है। अगर गीता को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं उससे बात करता हूँ। और हाँ, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ कि तू मेरी बेटी को सुख और सम्मान देगा। गीता ने भानु को पसंद किया
और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव में खुशी का माहौल था। एक दिन जब काशीनाथ अपने नए दामाद भानु के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, रामदास वहां पहुंचा। काशीनाथ, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरा हुनर तेरा सबसे बड़ा खजाना है। देख, आज तूने ना सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य संवारा, बल्कि पूरे गांव को एक नीच इंसान से भी बचाया। तेरा हुनर और तेरी हिम्मत ने सबको दिखा दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। और भानु, तुझे भी बधाई हो। तूने ना सिर्फ गीता का दिल जीता, बल्कि इस गांव का सम्मान भी बढ़ाया। हाँ मुखिया जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत और गरीबी ही लिखी है, लेकिन आज लगता है मेहनत के साथ साथ थोड़ा सूरज भी मेरे हिस्से में आ चुका है। गीता की खुशी और इस गांव का सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। और भानु को देखकर लगता है कि मेरी बेटी का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। जुग जुग जियो। गांव में हंसी की गूंज फैल गई। काशीनाथ का छोटा सा घर फिर से खुशियों से भर गया था और गीता की मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर रही थी।